आज हम बात करेंगे ऐसी क्राइम ड्रामा मिस्ट्री के बारे में जिसने साउथ कोरियन सिनेमा को बहुत ऊंचे दर्जे पर पहुंचा दिया अपनी कहानी और उसे कहने के ढंग से। ये एक क्लासिक मर्डर मिस्ट्री है। मैं बात कर रहा हूं 2003 में आई फिल्म मेमोरीज ऑफ मर्डर की। इसको डायरेक्ट किया है अपनी मॉन्स्टर मूवी द होस्ट और साइंस फिक्शन एक्शन मूवी स्नोपियर्सर के लिए जाने जाने वाले जून हो बॉन्ग ने। उनके किरदार हमेशा ही कुछ अनोखे होते हैं। वो पहले अपने क्राइम ड्रामा मूवीज़ के लिए जाने जाते थे। उनका कहानी कहने का तरीका इतना ज़्यादा दिलचस्प होता है कि हम अपनी जगह से हिल ही नहीं पाते, और ऐसा ही होता है मेमोरीज ऑफ मर्डर के साथ। तो चलिए इस फिल्म की कहानी और एंडिंग को समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप इसे और बेहतर तरीके से समझ सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। अक्टूबर 1986 में साउथ कोरिया के ग्योंगी प्रोविंस में एक फील्ड के पास नाली में एक जवान लड़की की लाश मिलती है जिसका रेप करके उसको मार दिया गया है। उसके कुछ समय बाद ही एक और औरत फील्ड में मिलती है और उसे भी रेप करके मार दिया गया है। लोकल डिटेक्टिव पार्क डू-मैन ने कभी भी ऐसे सीरियस केस पर काम नहीं किया है, इसलिए वो काफ़ी खुश हैं। यही कारण है कि ज़रूरी सबूतों को सही तरीके से इकट्ठा नहीं किया जाता। पुलिस के जांच के तरीके ही संदिग्ध हैं और उनकी फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी का तो जैसे कोई वजूद ही नहीं है। पाक ये दावा करता है कि उसके पास संदिग्ध को पहचानने का एक तरीका है और वो है उससे आंखें मिलाने का, जिसे हम आई कांटेक्ट भी कहते हैं। उसे अपनी बीवी से एक बच्चे के बारे में पता चलता है जो मानसिक रूप से विकलांग है। उसका नाम बाएक क्वांग हो है और वो टाउन में रहता है। वो पहले उसी से सवाल करने का फैसला लेता है। उसे वो मिलता है और वो उस पर अपना आई कांटेक्ट वाला तरीका इस्तेमाल करता है और अपने सहज ज्ञान से उसे ऐसा लगता है कि बाएक ही इसके लिए जिम्मेदार है। पाक के साथ उसका पार्टनर है चो योंग कू। वो उसके मुंह से सच्चाई उगलवाने की कोशिश करता है और खुफिया तौर पर जो उसने उनमें से किसी एक मर्डर पर बात की है वो उसको रिकॉर्ड कर लेता है। हमारा परिचय एक नए किरदार से होता है जिसका नाम है सियो टायून। ये एक सियोल का डिटेक्टिव है जिसने खुद उस केस में उनकी सहायता करने का फैसला लिया है। हालांकि उसके और पाक के काम करने के तरीकों में स्पष्ट रूप से टकराव है और वो एक पार्टी के दौरान एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। सियो बाइक के हाथों की तरफ देखता है और वो समझता है कि ऐसा विस्तृत और जघन्य अपराध को अंजाम देने के लिए उसके हाथ बहुत ही नाजुक और जख्मी हैं। इसलिए वो उसका नाम संदिग्ध वाली लिस्ट से हटा देता है। कुछ और मर्डर्स होने के बाद उन्हें एहसास होता है कि कातिल अगला शिकार ढूंढने के लिए बरसात वाली रात का इंतजार करता है और वो सिर्फ उन्हीं औरतों को मारता है जिन्होंने लाल रंग का कुछ पहना हुआ होता है। एक महिला पुलिस अधिकारी क्वान क्यूओक को पता चलता है कि हर कत्ल वाली रात को हमेशा एक लोकल रेडियो स्टेशन पर एक विशेष गाने को बजाने की फरमाइश आती है। पाक लगातार उस कातिल को ढूंढने की कोशिश में लगा रहता है पर उसे कुछ हासिल नहीं होता। हाल ही में हुए एक बरसात की जगह पर पाक, चो और सियो सब पहुंचते हैं और अलग अलग तरीके से तहकीकात करते हैं। पर तभी वहीं का एक आदमी आता है और एक महिला के लाल इनरवेयर में मैस्टरबेट कर देता है। चो का पैर गलती से एक टहनी पर पड़ जाता है और वो आदमी इसकी आवाज़ सुनकर वहां से तुरंत भाग खड़ा होता है। वो भीड़ में उसका पीछा करते हैं। सीओ सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है पर पाक सबसे पहले उस आदमी को पहचान लेता है जब वो उसको झुका हुआ देखता है और उसे वो लाल रंग का इनरवेयर उसकी पैंट के नीचे छिपा नजर आता है। वो एक बार फिर आई कांटेक्ट वाला तरीका इस्तेमाल करता है और चो उसे गिरफ्तार कर लेता है। पाक और चो अपनी रणनीति जारी रखते हैं और सीओ को उस कातिल से बची एक महिला से यह पता चलता है कि उसके हाथ सॉफ्ट हैं। सीओ उस आदमी को भी लिस्ट से हटा देता है क्योंकि उसके हाथ बहुत ही रूखे से थे। एक संदिग्ध को खोने के गुस्से में पाक सीओ से हाथापाई करने लगता है जब तक क्वान उन्हें सावधान नहीं करती। वही गाना बज रहा है जो कातिल फरमाइश करता है।
उन्हें एहसास होता है कि बारिश भी हो रही है। वो इस बार भी लेट हो जाते हैं और उन्हें एक औरत की लाश मिलती है। तीनों डिटेक्टिव एक साथ काम करने का फैसला लेते हैं, बल्कि एक बॉडी के पोस्टमार्टम के दौरान उसकी बॉडी में उन्हें कुछ पीसेस मिलते हैं जो पीचेस या आड़ू की तरह दिखते हैं। सीओ इस बारे में एक स्कूल की लड़की से बात करता है और वो उसे बैंडेड की सप्लाई उपलब्ध कराता है। वो सुरागों का पीछा करते हुए एक फैक्ट्री में काम करने वाले पाक ह्योन ग्यू के पास पहुंचते हैं, जो पहले कत्ल से ही कुछ समय पहले से इस जगह पर आया है। वो डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके सॉन्ग को ट्रैक करके उसके पते तक पहुंच जाते हैं। ऐसा वो एक सूत्र की मदद से कर पाते हैं जिसपे सीओ हमेशा से विश्वास करता है, जो कहता है डॉक्यूमेंट्स कभी झूठ नहीं बोलते। शुरू में डिटेक्टिव्स कुछ भी उसके ऊपर डालने में असमर्थ हैं। हालांकि सीओ इस बात पर ध्यान देता है कि उसके हाथ सॉफ्ट हैं, जैसे कि सर्वाइवर ने बताया था। ह्योन ग्यू को बेचैनी सी होने लगती है जब सीओ उसके सामने आड़ू रखता है और उसे लगता है कि कातिल मिल चुका है। इससे पहले कि वो कुछ और सवाल करता, चो अपना आपा खो देता है और ह्योन ग्यू को मारने लगता है। उसका सीनियर उसे तुरंत नौकरी से निकाल देता है। पाक और सीओ पिछले किसी कत्ल के बारे में बैक का बयान सुनते हैं। उसकी बातें सुनकर सीओ को लगता है कि ये किसी और ने किया है और उन्हें ये एहसास होता है कि वो तो गवाह है। वो बैक के पिता के रेस्टोरेंट जाते हैं। वहां उन्हें सिर्फ चो मिलता है जो कि नशे में है। लोग टीवी में चो का मजाक उड़ा रहे होते हैं, इसलिए वो रेस्टोरेंट में मौजूद हर शख्स को मारता है जब तक बैक आता है और चो के पैर में एक जंग लगी हुई कील घुसा देता है। पाक और सीओ बैक का पीछा करते हैं और उससे सवाल करते हैं, पर इससे वो डर जाता है और भागते हुए एक चलती ट्रेन के रास्ते में आ जाता है, जहां वो उससे टकराकर मर जाता है। पाक को पता चलता है चो के पैर को काटना पड़ेगा क्योंकि जंग लगी हुई कील की वजह से वहां टेटनस फैल गया है। इससे पाक खुद को, अपने पार्टनर और बेस्ट फ्रेंड के साथ हुई इन सब चीज़ों का दोषी खुद को मानने लगता है। अब उन्हें एक लाश पर सीमेन या वीर्य के कुछ सुराग मिलते हैं, पर फोरेंसिक टेक्नोलॉजी के अभाव की वजह से उन्हें उस सैंपल को संदिग्ध ह्योन ग्यू के डीएनए के सबूत के साथ अमेरिका भेजना पड़ता है। सीओ ह्योन ग्यू का पीछा करने की कोशिश करता है, पर उसकी आंख लग जाती है और उसके हाथ से वो मौका चला जाता है। उस रात पाक की वाइफ जंगल से गुजरती है। उस पे एक अनजान फिगर नजर रखे हुए है, पर एक यंग लड़की वहां से गुजरती है और उसको पकड़कर मार दिया जाता है। अगली सुबह उसकी लाश मिलती है। जब सीओ उसकी कमर पर बैंडेड देखता है तो वो पहचान लेता है कि ये तो वही स्कूल वाली लड़की है जिससे वो मर्डर्स के सिलसिले में मिला था। अपनी नई दोस्त को इस हालत में देखकर गुस्से से भर जाता है। उसकी निराशा और गुस्सा अब अपनी चरम सीमा पर है। वो अपना आपा खो देता है। वो ह्योन ग्यू पर हमला करता है, पर तभी पाक अमेरिका से आए वो डॉक्यूमेंट्स वहां ले आता है। हालांकि इस कागज में ये लिखा था कि वो सैंपल ह्योन ग्यू के डीएनए से मैच नहीं करता। सीओ डॉक्यूमेंट्स को नजरअंदाज कर देता है और खुद ही ह्योन ग्यू को कातिल मान लेता है। सीओ उसको गोली मारने की कोशिश करता है, पर पाक उसे रोक देता है और ह्योन ग्यू को जाने देता है। एंड में ये केस अनसुलझा ही रह जाता है। पर 17 साल बाद 2003 में पाक डू मैन, जो कि अब एक बिजनेसमैन है, क्राइम सीन पर फिर पहुंचता है। उसे एक छोटी लड़की से पता चला है कि इस जगह पर हाल ही में एक अनजान आदमी भी आया था जिसके चेहरे का वर्णन नहीं किया जा सकता। लड़की ने उस आदमी से पूछा था कि वो उस नाली की तरफ ऐसे क्यों देख रहा है, तो वो आदमी बोलता है कि वो किसी चीज को याद कर रहा है जो उसने बहुत पहले वहां की थी। ये सुनकर पाक डूमैन को अचानक एक एहसास की अनुभूति होती है। वो सीधा कैमरा की तरफ देखता है। वो अपना आई कांटेक्ट वाला तरीका अब दर्शकों पर इस्तेमाल करता है, उन्हीं के बीच बैठे कातिल की आंखें ढूंढने के लिए। अब हम इसके बढ़ते सस्पेंस को 3 तरीकों से समझ सकते हैं। पहला ये कि ये एक नोयर मर्डर मिस्ट्री है जो कुछ 7 और LA कॉन्फिडेंशियल की याद दिलाती है। इस कहानी को 3 डिटेक्टिव्स आगे बढ़ाते हैं जो दिन रात उस कातिल के पीछे लगे रहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि नोयर कौन सा जॉनर होता है,
दरअसल नोयर का मतलब फ्रेंच में होता है ब्लैक, और नोयर फिल्म हम उन फिल्म्स को बोलते हैं जिनमें डार्क थीम हो, निराशावादी माहौल हो और यौन हिंसा जैसी चीजें हो, उस जॉनर को नोयर कहते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, हम मान सकते हैं कि ये फिल्म कोरिया में फैली अशांति और राजनीतिक उत्पीड़न के दौरान ग्रामीण कोरियंस की मुश्किल जिंदगी के बारे में है। 1986 में जब ये कत्ल होते हैं, उसी साल साउथ कोरिया में एक प्रजातंत्र आंदोलन उभरा था सत्तावादी राष्ट्रपति चुन डू वॉन के खिलाफ। इसे समझने का तीसरा नजरिया जो है वो है इसे 80 के दशक के साउथ कोरियन पॉलिटिक्स के जरिए समझना। ये एक तरह से दूसरे तरीके का ही एक रूप है। उस दौरान पुलिस के पास उसी प्रकार संसाधनों की कमी हुआ करती थी जैसा कि इस मूवी में दिखाया गया है। जैसा कि रेडियो में विशेष गाने की फरमाइश वाली बात को जानने के बाद भी सार्जेंट शिन उसे रोकने के लिए कुछ एफर्ट करते हैं, पर सार्जेंट शिन के प्रयासों को विफल कर दिया गया है जब उन्हें बताया गया है कि सभी उपलब्ध संसाधन स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को दबाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अगर आप इस फिल्म को दोबारा देखेंगे तो आप ध्यान देंगे कि कैसे बॉन्ग ने कितने प्रभावशाली ढंग से परिहास या ह्यूमर का इस्तेमाल अपनी कहानी का विकास करने में किया है। ये चंचलता सिर्फ पुलिस के घपलेबाजी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये किरदारों में एक इंसानियत की भावना भी दिखाती है। इसमें परिहास है क्योंकि किरदार को भी कभी खराब दिन गुजरने पर थोड़ी हंसी की जरूरत होती है, और उन्हें ये भी प्रदर्शित करना था कि साउथ कोरियन समाज को चलाने में कितनी अंतर्निहित मूर्खता शामिल है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। ये इस भयानक और कड़वी सच्चाई का सामना करवाती है कि इस समाज में कोई भी, खासकर लड़कियां, बिल्कुल सुरक्षित नहीं हैं। ये तब और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाता है जब कातिल अपने काम करने का ढंग बदल देता है और एक स्कूल की लड़की को उसके यूनिफॉर्म और बैग के साथ मार देता है, वो भी बिना बरसात वाली रात को। अब बात करते हैं उस बारे में जिसकी वजह से इस फिल्म की चर्चा सबसे ज्यादा हुई, और वो है इसकी एंडिंग। एंडिंग में कुछ भी स्पष्ट नहीं है और यही उसकी खासियत है। चलिए देखते हैं कैसे। पहली बात तो ये कि हर व्यक्ति के लिए उस लड़की का पूर्व डिटेक्टिव पार्क से बात करने की अपनी व्याख्या हो सकती है, पर यह एंडिंग उन ज्यादातर हॉलीवुड मूवीज की एंडिंग की तरह नहीं है जिसमें लास्ट में हमें कातिल का पता चल जाता है, उसके गुनाहों के पीछे का मकसद पता चल जाता है। हालांकि सारे केस सॉल्व नहीं हो पाते, पर इस साउथ कोरियन फिल्म में कोई भी ये आसानी से कह सकता है कि ये फिल्म सच्ची घटनाओं की परछाई है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये 80 के दशक के सीरियल किलर पर आधारित है जो ह्वानसियोंग क्षेत्र में सक्रिय था। ये उन बुरे लोगों की भी याद दिलाती है जो समाज के अंदर ही घात लगाए बैठे हैं। अगर इसे ज़्यादा स्पष्टता से समझा जाए तो ये पूरी तरह झकझोर देने वाली कहानी ऐसे परेशान करने वाले तथ्यों की पुष्टि करती है कि ये अनजान कातिल कोई भी हो सकता है, आप भी और मैं भी। इसलिए डिटेक्टिव पार्क लास्ट में दर्शकों की ओर देखता है और आखिर में हम यही कह सकते हैं कि मेमोरीज ऑफ मर्डर साउथ कोरिया के इतिहास के उतार चढ़ाव भरे समय का आईना है। इसे इस तरह भी कहा जा सकता है कि इस कहानी में असली कातिल खुद साउथ कोरियन समाज है, जिसे ऐतिहासिक आघात झेल रही पीढ़ियों से गढ़ा हुआ है। इस बात को और गहरा बनाती है फौज द्वारा की गई तानाशाही जो अपने ही लोगों को दुश्मन की तरह देखती थी। तो कुल मिलाकर जैसा मैंने कहा कि ये फिल्म एक ऑल टाइम क्लासिक है और ये साउथ कोरियन इंडस्ट्री का नाम हमेशा रोशन करती रहेगी, इसलिए इसे एक बार तो जरूर देखना चाहिए। तो दोस्तों, ये था मेमोरीज ऑफ मर्डर की कहानी और एंडिंग का एक्सप्लेनेशन। आई होप अब आपको ये मूवी और ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपके कुछ सवाल हैं तो उनको कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसी और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।